भारत में हर चुनाव अपने आप में एक कहानी होता है, लेकिन असली कहानी नतीजों में नहीं, वो तो बस आखिरी पन्ना है। असली कहानी तो छिपी होती है रणनीति में, जमीन की हकीकत में और लोगों की उम्मीदों में। आज हम घोसी विधानसभा सीट का एक गहरा विश्लेषण करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एक जनादेश बनता कैसे है और कभी-कभी बिखर क्यों जाता है। ये है घोसी, उत्तर प्रदेश। नक्शे पर तो बस एक छोटा सा निशान है, पर असल में ये लाखों लोगों की आकांक्षाओं का केंद्र है। यहाँ के खेत, यहाँ की गलियां, यहाँ के चौपाल, इन्हीं में वो कहानियां बसती हैं जो चुनावी आंकड़ों को शक्ल देती हैं। किसी भी विश्लेषण की सच्ची शुरुआत जमीन से ही होती है, उसकी नब्ज पकड़ने से। तो इस विश्लेषण का सफर हम 5 पड़ावों में तय करेंगे। पहले हम घोसी की राजनीतिक जमीन को समझेंगे, फिर आंकड़ों के इशारों को पकड़ेंगे, उसके बाद एक जनादेश के बनने बिगड़ने के कारणों की चीरफाड़ करेंगे, फिर शासन के लिए एक खाका देखेंगे और आखिर में राजनीति से आगे के रास्ते पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, घोसी की राजनीतिक जमीन, यानी वो जमीनी हकीकत जिस पर पूरी चुनावी लड़ाई लड़ी जाती है। घोसी का दिल इसके गांवों में धड़कता है। ये एक मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ की राजनीति का जो ताना बाना है वो कुछ प्रमुख सामाजिक समूहों के इर्द गिर्द बुना गया है, जैसे राजभर, यादव, मुस्लिम और चौहान समुदाय। इसी सामाजिक समीकरण की वजह से यहाँ का चुनावी इतिहास हमेशा से बहुत करीबी मुकाबलों का रहा है, कांटे की टक्कर, जहाँ एक एक वोट कीमती हो जाता है। और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य सामने आते हैं। हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करना और एक जिम्मेदार संवाद के जरिए लोगों को सूचित करना, यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव है। ये सिर्फ समुदायों के आंकड़े नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिनकी अपनी आवाज है। तो जमीन को समझने के बाद अब हम चलते हैं जांच के अगले पड़ाव पर। देखते हैं कि आंकड़े हमें क्या कहानी सुनाते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं होते हैं, ये सुराग होते हैं। 2022 के अनुमान के मुताबिक घोसी में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 3,65,000 थी। ये एक काफी बड़ी संख्या है जो इस क्षेत्र के राजनीतिक महत्व को दर्शाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से वोट डालने कितने लोग आए। 2022 में मतदान हुआ सिर्फ 54.3%। इसका मतलब है कि लगभग आधे मतदाता वोट डालने के लिए घर से निकले ही नहीं। यह आंकड़ा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या ये लोगों की उदासीनता है या फिर व्यवस्था से उनकी कोई गहरी नाराजगी का संकेत है? इस सवाल का जवाब हमें एक अकेले चुनाव में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और ये देखना होगा कि क्या ये संख्या किसी बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। अच्छा, अब जरा इस टेबल पे नजर डालिए। ये पिछले कई चुनावों का ट्रेंड दिखाती है। गौर करने वाली बात यह है कि 2012 तक बीजेपी का वोट शेयर 27% के आसपास था, लेकिन 2017 में एक जबरदस्त उछाल आया और ये बढ़कर 44% हो गया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का वोट बैंक काफी हद तक स्थिर रहा है, 30 से 40% के बीच, और मतदान प्रतिशत भी देखें तो वो 50-55% के आसपास ही घूमता रहा है। तो ये पैटर्न क्या बताता है? ये साफ दिखाता है कि असली लड़ाई उन वोटों के लिए है जो किसी एक पार्टी के पारंपरिक वोटर नहीं है। तो अब तक हमने ये देखा कि आंकड़ों में क्या हुआ। अब वक्त है ये समझने का कि ऐसा क्यों हुआ। हम यहाँ किसी व्यक्ति विशेष पर उंगली नहीं उठाएंगे, बल्कि उन प्रणालीगत कारणों का निदान करेंगे जिनकी वजह से 2022 का नतीजा हमारे सामने आया। ये विश्लेषण एक बहुत कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई की ओर इशारा करता है। राजनीति में बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे तो होते हैं, लेकिन वोटर का भरोसा असल में तब टूटता है जब पार्टियां उनकी रोजमर्रा की आर्थिक मुश्किलों को नजरअंदाज कर देती हैं। छोटी छोटी चीजें जैसे सब्सिडी मिलने में देरी हो जाना या युवाओं को नौकरी ना मिलना। किसी भी चुनाव को आप एक 4 पहियों वाली गाड़ी की तरह देख सकते हैं। हर पहिया जरूरी है। पहला पहिया है आपकी चुनावी ताकत, यानी आपका कोर वोट बैंक। दूसरा है आपकी संगठनात्मक मशीनरी, जो बूथ स्तर तक आपकी पहुंच बनाती है। तीसरा पहिया है नैरेटिव की शक्ति, यानी आपकी कहानी। और चौथा, इन सबको चलाने के लिए संसाधन जुटाने की क्षमता। और देखिए, यहीं पर बड़ी राजनीति और जमीनी हकीकत के बीच का फासला साफ हो जाता है। जब हमने घोसी के लोगों की शिकायतों को देखा तो सबसे ऊपर ये मुद्दे थे: युवाओं के लिए बेरोजगारी, अस्पतालों में स्टाफ की कमी, पंचायत की जमीन को लेकर विवाद, गांव में बिजली कटौती और बोरवेल सब्सिडी में होने वाली देरी। ये हैं वो असली मुद्दे जो लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। इस चुनाव में उम्मीदवार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी।
उनका पिछला राजनीतिक सफर, जिसमें उन्होंने पार्टियां बदली थीं। इससे उनकी विश्वसनीयता पर एक सवालिया निशान लग गया था। अब इस भरोसे की खाई को पाटने का एक ही तरीका था, एक नई, मजबूत कहानी गढ़ना, एक ऐसा नैरेटिव जो लोगों के मन में उठ रहे शक को दूर कर सके और उन्हें एक नया दृष्टिकोण दे। तो पिछली हार का विश्लेषण तो हो गया, अब यहां से आगे का रास्ता क्या है? अब हम निदान से आगे बढ़कर भविष्य के लिए एक ठोस, एक एक्शन ओरिएंटेड प्लान की तरफ बढ़ते हैं। ये सिर्फ चुनाव जीतने का नुस्खा नहीं है, बल्कि बेहतर शासन देने का एक खाका है। ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये मतदाताओं का भरोसा वापस जीतने का एक साइकोलॉजिकल रोड मैप है। 90 दिन का ये अभियान धीरे धीरे माहौल बनाने, लोगों से सीधे जुड़ने, उनकी समस्याओं का ठोस समाधान पेश करने और अंत में एक भावनात्मक अपील के साथ वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए डिजाइन किया गया है। हर कदम सोचा समझा है। और इस प्लान का दिल है ये माइक्रो मैनिफेस्टो। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये कोई हवाई वादे नहीं करता। ये सीधे तौर पर उन्हीं शिकायतों का जवाब देता है जिनकी बात हमने पहले की थी। जमीन के विवादों के लिए भूमि अधिकार का वादा, बेरोजगारी से निपटने के लिए युवाओं को नौकरी का वादा और बिजली पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। ये है असल मुद्दों पर सीधी बात। और इन सबको एक साथ पिरोने वाली कहानी, वो नैरेटिव है जिसे बीजेपी ने निकाला, उसे सपा ने संभाला। देखिए ये लाइन कितनी चतुराई से काम करती है। ये उम्मीदवार के दल बदल को, जो एक कमजोरी थी, उसे विश्वासघात और फिर एक नई शुरुआत की कहानी में बदल देती है। ये कहानी को पूरी तरह से पलट देती है, सहानुभूति पैदा करती है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और इसे सिर्फ चुनावी रणनीति तक सीमित ना रखकर शासन के अंतिम उद्देश्य से जोड़ते हैं। जीत के लिए एक साफ लक्ष्य है, लगभग 90,000 वोट। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 90,000 नागरिकों का भरोसा है, उनकी उम्मीदों का प्रतीक है। और जब हम इन नागरिकों तक पहुंचते हैं तो भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क हमें याद दिलाता है कि उनकी प्राइवेसी और सहमति सर्वोपरि हैं। हर व्यक्ति का डेटा उनकी अमानत है और उसका इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी और सम्मान के साथ होना चाहिए। यह सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। और यहीं पर हमें एक जनादेश के असली मतलब को फिर से समझना होगा। जनादेश सिर्फ शासन करने की शक्ति का लाइसेंस नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, उन लोगों की शिकायतों को हल करने की जिम्मेदारी जिन्होंने आपको ये शक्ति सौंपी है। चुनावी सफलता का असली मकसद जन सेवा ही है। तो हम इस अंतिम और शायद सबसे जरूरी सवाल के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। ये केस स्टडी हमें दिखाती है कि अगर हम राजनीतिक जमीन को गहराई से समझें तो एक चुनाव सिर्फ सत्ता की दौड़ नहीं रह जाता, वो जनता और नेता के बीच शासन का एक अनुबंध, एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। सवाल यह है कि हम इस समझ को हकीकत में कैसे बदल सकते हैं। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। उद्देश्य राजनीति से परे।